मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार समता कोचिंग सेंटर पर। तो साथियों, हम लोग संवैधानिक विकास की बात कर रहे थे और भारतीय संविधान का हम लोग उसमें ऐतिहासिक डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख रहे थे। इसमें साथियों हम लोग 1773 से लेकर के और 1853 तक हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद 1853 के बाद मैंने आपको बताया होगा कि 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के पश्चात यह पता चला कि ये जो अंग्रेज हैं, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये तो भारत पर शासन करने लायक है ही नहीं, ये तो कैपेबल ही नहीं है भारत पर शासन करने के लायक। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत पर शासन करने लायक है नहीं, ये पता चला। तो इसके बाद साथियों भारत में आता है क्या, डायरेक्ट क्राउन का शासन। तो अब डायरेक्ट किसका शासन चलेगा, अब डायरेक्ट क्राउन का शासन चलेगा। जो ब्रिटिश क्राउन है, जो ताज है, ताज का शासन चलेगा। ठीक है भाई। और ताज के शासन में पहला ही जो हमको एक्ट पढ़ना है उसे कहते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है भैया। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट या एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ये इन नामों से जाना जाता है। ठीक है भाई साथी। तो अब इससे क्या प्रावधान हुए साथियों, इससे क्या प्रावधान हुए, इतना तो आपको पता चल गया कि भाई यहाँ से 1858 से डायरेक्ट ताज का शासन चलेगा, डायरेक्ट क्राउन का शासन चलेगा। क्लियर है। अब गुरुजी ये देखते हैं हम लोग कि काम क्या हुए यहाँ से। देखिए 2-4 एक्ट में तो आपको समस्या होगी, ऐसे 2 दिन की बात हो रहा है। उसके बाद हम लोग संविधान सभा पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम लोग संविधान का निर्माण कराएंगे। साथियों हम जानते हैं कि अब तक क्या था, गवर्नर जनरल था और उसकी कार्यकारी परिषद थी। जानते हैं इतना, चलिए अच्छी बात है, इतना आपको पता भी होना चाहिए। और अब तक कितनी बॉडी हम लोग साथ लेकर के चल रहे हैं, कितनी बॉडी हम लोग साथ लेकर के चल रहे हैं। हम भैया COD साथ लेकर के चल रहे हैं, हम BOC साथ लेकर के चल रहे हैं, हम AILC साथ लेकर के चल रहे हैं, हम गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये बॉडी हम लोग साथ लेकर के चल रहे हैं। अब तक इतनी बॉडी बन चुकी हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था, जो भारत का गवर्नर जनरल था, इसका क्या कर दिया गया, इसका पदनाम परिवर्तित कर दिया गया। पदनाम में परिवर्तन किया गया और इसको, ये जो गवर्नर जनरल था, इसको बना दिया गया वायसराय, है ना भैया, इसको बना दिया गया वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद। तो गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तित करके क्या बना दिया गया, वायसराय, है ना। BC मतलब वायसराय, वायसराय। तो वायसराय प्लस उसकी कार्यकारी परिषद बना दिया गया। कौन था पहला भारत का वायसराय भाई, तो ये था कौन, ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भाई साहब हुआ करते थे। तो भारत का जो प्रथम वायसराय बना उसको क्या कहलाया, लॉर्ड कैनिंग कहलाया। तो पहला प्रावधान तो गुरुजी हमें समझ में आया कि हमने आपसे बताया कि जो गवर्नर जनरल था उसका
पदनाम परिवर्तित करके वायसराय बना दिया गया। कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर है। और अब तक हम लोग कितनी बॉडी देखते आ रहे हैं? सीओडी और बीओसी देखे हैं, एआईएलसी देखे हैं, गवर्नर जनरल प्लस उसकी कार्यकारी परिषद देखे हैं। भाई ये तो चलेगा ही चलेगा। और जो एआईएलसी है वो जो 1853 के चार्टर एक्ट से बनी है, अब आप लोगों को जो कि क्या है, जो कि विधायिका है, इसमें आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं इसका विकास देखने को मिलेगा। ये जो आपकी विधायिका बनाई गई थी, जो विधायिका जो संसद ब्रिटेन में चला करती थी, उसी का छोटा रूप थी ये भारत में, जो 1853 के चार्टर एक्ट से लाई गई थी। इसका विकास होगा आगे चल करके। और ये जो सीओडी और जो बीओसी संस्था है, सीओडी और जो बीओसी जो संस्था है, इनकी शक्तियों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इनकी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। इनकी शक्तियों को क्या कर दिया भैया? इनकी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। तो दूसरा प्रावधान तो हमारा ये है कि इनकी शक्तियों को समाप्त किया गया, सीओडी और बीओसी, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई 1813 के चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया था, लेकिन दो क्षेत्रों को छोड़ करके, यानी चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी तो अगले 20 वर्षों तक, यानी 1833 तक। और 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीका से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया पूर्णतः। और उसके बाद 1853 में कहा गया कि ब्रिटेन की संसद को अधिकार दिया गया कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को कभी भी समाप्त कर सकती है। तो प्रशासन में कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी का भैया? सीओडी और जो बीओसी है, सीओडी और बीओसी है। ये व्यापारिक मामलों को देखते हैं, ये राजनीतिक मामलों को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको समाप्त किया जा रहा है, सीओडी और बीओसी को, यानी कि साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को खत्म कर दिया, खात्मा कर दिया उसका। अब कहीं ना कहीं कि गुरुजी अब आगे चल करके हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भंग कर दिया जाएगा, पूरी तरीका से उसको ही खत्म कर दिया जाएगा। कैसा कब होगा? ऐसा होगा 1874 में। ठीक है। तो कब बीओसी और सीओडी की संस्था को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इतनी क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं साथियों भारत के अच्छे प्रशासन के लिए, कि भारत का अच्छा प्रशासन चले। और भारत के अच्छा प्रशासन को चलाने के लिए एक नया पद सामने आया, जिसे कहा गया भारत सचिव, यानी कि अच्छे प्रशासन हेतु अच्छे प्रशासन को संचालित करने हेतु भारत सचिव की नियुक्ति की गई। तो भारत सचिव पद कब आया? भारत सचिव, या इसी को हम लोग भारत मंत्री शब्द कहते हैं। भारत मंत्री यानी कि साथियों ये जो था भारत सचिव, ये ब्रिटेन की संसद का एक मंत्री हुआ करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक मंत्री हुआ करता था। और उसी को कमान दी गई भारत की कि देखिए आप जाइए और शासन कीजिए। यानी कि साथियों क्राउन द्वारा नियुक्त किया गया भारत सचिव। कहा गया कि आप क्या हैं? आप जो हैं वायसराय से भी ऊपर हैं, आप वायसराय से भी ऊपर हैं भैया। तो ये जो भारत सचिव है, भारत सचिव क्या करेगा? प्रशासन करेगा। तो ये शासन करेगा अब भारत में। तो ये क्या है? ब्रिटेन की गवर्नमेंट में एक मंत्री होता है। और सुनिएगा
ये जो भारत सचिव पद लाया गया, इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का गठन, भारत परिषद का गठन किया गया। और ये जो भारत परिषद है, इस भारत परिषद में मेरे साथी, इस भारत परिषद में 15 सदस्य हैं। भारत परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 15 सदस्य, 15 सदस्य हैं। और ये जो भारत परिषद है, भारत परिषद की सलाह भारत सचिव के लिए कैसी है? तो विवेकाधीन है, विवेकाधीन है, विवेकाधीन है, यानी माने माने न माने न माने टाइप की। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई? अरे यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों कि गुरुजी मैंने आपको कितनी बात बताई कि 1858 का एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट या एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस से पहला काम क्या हो रहा है कि गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तित करके वायसराय बना दिया जा रहा है, वायसराय बना दिया जा रहा है। कितने सदस्य हैं अब तक गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में? स्थायी सदस्य कितने भैया? कितने हैं? 4 सदस्य हैं। कितने? 4 सदस्य हैं, 4। तो गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तित करके क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया। ये तो ऐसी की ऐसी रहेगी। बीओसी और सीओडी की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। चलिए, और भारत पर संचालित भारत का प्रशासन को संचालित करने के लिए, अच्छा प्रशासन चले भारत का, इसको लेकर के भारत सचिव पद या भारत मंत्री की नियुक्ति की गई। और इसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य थे। और भारत परिषद की सलाह भारत सचिव के लिए कैसी थी? तो विवेकाधीन थी। क्लियर है? इतनी ये बात आप लोगों को समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूं। अब साथियों, जब 1857 की क्रांति हुई, अभी हम लोगों ने देखा, तो उसमें ये लगा था कि भैया अब जो है, अब भारतीयों पर शासन करना मुश्किल है। और अब भारतीयों पर शासन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें भारतीयों को शासन में सहभागिता देनी पड़ेगी, क्योंकि ये इन पर मार इतनी लगाई, ये डर गए। और जब ये डरे तो इन्होंने कहा कि भैया भारत पर शासन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें भारतीयों की भी आवश्यकता है, भारतीयों को भी कहीं ना कहीं हमें सहभागिता देनी पड़ेगी, भागीदारी देनी पड़ेगी, जब जाके हम कहीं ना कहीं भारत पर शासन करने में क्या होंगे? सफल होंगे। तो कहीं ना कहीं खेल गए ये लोग खेल गए। तो जब ये खेले तो इसी बात को बनाए रखने के लिए कि भारतीयों को शासन में भागीदारी दी जाएगी, इसके उद्देश्य से लेकर के आए ये लोग भारत परिषद अधिनियम। क्या लेकर के आए? भारत परिषद अधिनियम ये लोग लेकर के आए। अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर के आए। 1861 का लेकर के आए, 1892 का लेकर के आए और 1909 का लेकर के आए। ये तीनों परिषद अधिनियम लेकर के आए। और तीनों का क्या उद्देश्य था? भारतीयों को शासन में सहभागिता देना, शासन में सहभागिता देना। तो इन तीनों जो परिषद अधिनियम है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट लाए जा रहे हैं, इन तीनों का उद्देश्य ही भाई यही है हमारा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं 1861 का परिषद अधिनियम, है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1861। जरा ये मैं मिटा दूं, आप लोग लिख लिया होगा। चलिए,
चलिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम, ठीक है भाई। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं साथियों कि एक अब गवर्नर जनरल जो है वो बन चुका है वायसराय, 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 वायसराय बन चुका है वो, वायसराय प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपकी बन चुकी है। यहाँ से क्या काम हो रहा है? पहला काम यहाँ से ये हो रहा है कि ये जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है, कार्यकारी परिषद, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं, इनको दिया जा रहा है क्या? इनको दिया जा रहे हैं विभाग, इनको दिया जा रहा है विभाग, डिपार्टमेंट दिए जा रहे हैं इनको, कि तुम्हारे पास ये विभाग होगा, तुम्हारे पास ये। आज नहीं देखते हैं आप लोग, मंत्री परिषद तो देखते ही हैं, है ना, कि इनको ये विभाग दिया गया, इनको ये दिया गया, इनको ये दिया गया। इसी को हम लोग कहते हैं विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली, या इसी को हम लोग कहते हैं मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। इसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो व्यवस्था, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो व्यवस्था, ठीक है भैया। तो ये काम हुआ, क्या काम हुआ कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, जो गवर्नर जनरल, इट इज़ कॉल्ड वायसराय ही होता है। तो वायसराय या जो गवर्नर, जो भी आप समझना चाहें, बस पदनाम चेंज किया गया, बात तो वही है। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों को विभाग आमंत्रित किए गए, मंत्रिमंडल आमंत्रित किए गए। इसी को हम लोग विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली या फिर पोर्टफोलियो व्यवस्था कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ या ना? अब तक साथियों, अब तक इसमें कितने सदस्य हैं भाई? गवर्नर जनरल की, गवर्नर जो जनरल है या फिर जो वायसराय है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में अब तक कितने सदस्य हैं मेरे साथी? अब तक 4 सदस्य हैं। और यहाँ से क्या किया गया? यहाँ से वायसराय, वायसराय प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक सदस्य को ऐड किया गया, एक सदस्य को ऐड किया गया। यानी कि अब गवर्नर जनरल यानी कि जो वायसराय बन चुका है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 5 सदस्य हो चुके हैं। कितने मेंबर हो चुके हैं? 5 मेंबर हो चुके हैं वायसराय की कार्यकारी परिषद में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। हम जानते हैं साथियों कि जो हमारी AILC थी, जो हमारी AILC है, जो हमारी AILC है, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, अखिल भारतीय विधान परिषद जो है, इसकी सदस्य संख्या कितनी है भैया? इसकी सदस्य संख्या कितनी है? वैसे तो 12 है, लेकिन इसमें जो गैर सरकारी सदस्य हैं, गैर सरकारी मतलब जो केवल विधि बनाने का काम करेंगे, हालांकि इसमें सरकारी सदस्य भी है जिन्हें गवर्नर जनरल या फिर जो वायसराय है उसकी कार्यकारी परिषद है, ये क्या है? सरकारी सदस्य हैं। इसमें जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो कितने हैं? वो अब तक कितने थे? अब तक 6 थे। कितने थे भैया? अब तक 6 थे। तो इसकी सदस्य संख्या को, सदस्य संख्या को बढ़ाकर AILC में गैर सरकारी लिखिएगा, गैर सरकारी सदस्य संख्या को बढ़ाकर 6 से 12, अब तक कितने थे? 6 थे, 6 से 12 कर दिया गया। कितने कर दिए गए भाई? 6 से
12 कर दिए गए, न्यूनतम 6 और मैक्सिमम 12 कर दिए गए। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीयों को भी शासन में सहभागिता देना। तो जब भारतीयों को शासन में सहभागिता देना इसका परम उद्देश्य है, तो मेरे साथी इसमें होगा नहीं होगा। तो पहली बार AILC के गैर सरकारी सदस्यों में 3 भारतीयों को शामिल किया गया साथियों। क्या हुआ? पहली बार AILC के गैर सरकारी सदस्यों में 3 भारतीयों को शामिल किया। कौन कौन थे 3 भारतीय? जैसे बनारस के राजा, पटियाला के राजा, नंबर 3 सर दिनकर राव। तो साथियों पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीयों को ये जो विधायिका के गैर सरकारी सदस्यों में शामिल किया जा रहा है। यानी कि भारतीयों को विधायिका का पार्ट बनाया जा रहा है, विधायिका के सदस्य बनाए जा रहे हैं भारतीय। बात समझ में आ रही है? चलिए, एक काम और हुआ साथियों कि जो वायसराय था, वायसराय को कहा दिया गया, वायसराय को अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई। साथी चौथा काम क्या हुआ? वायसराय जो VC है उसको अध्यादेश की शक्ति प्रदान की। किसको? वायसराय को। यानी कि अध्यादेश तो जानते हैं, आज राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की पावर नहीं है क्या? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। आर्टिकल 123 में आप लोग पढ़ेंगे तो कि वहाँ राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई है। ऐसे ही राष्ट्रपति मतलब उस समय का वायसराय हुआ करता था। बात समझ में आ गई? उस समय का गवर्नर जनरल होता था, तो उसको अध्यादेश की शक्ति प्रदान की। और इसकी जो अवधि थी 6 माह, 6 मंथ। यानी कि यदि अध्यादेश का प्रयोगकर्ता वायसराय कोई ऐसा कानून बनाता जिस समय विधायिका काम ना कर रही हो, उस समय अगर अध्यादेश की पावर का प्रयोग करके वायसराय कानून बनाता तो वो कानून 6 माह तक रहता, और 6 माह के बाद वो क्या हो जाता? डेड हो जाता, खत्म हो जाता। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ है ना। तो अध्यादेश की शक्ति प्रदान की जा रही है वायसराय को। क्वेश्चन पूछता है आपसे, गवर्नर जनरल भी कह देगा, वायसराय भी कह देगा। गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति कब प्रदान की गई? तो 1861 के परिषद अधिनियम में। या वायसराय को पूछ लेगा, गवर्नर जनरल को पूछ लेगा, बात एक ही है। चलिए भाई, एक बात और ध्यान रखिएगा साथी, यहाँ से जब ध्यान रख ही रहे हैं आप लोग तो एक बात और समझिएगा। हमने आपको 1833 के चार्टर एक्ट में बताया था कि यहाँ से क्या हो रहा है? शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है। और शक्तियों का केंद्रीकरण कैसे हुआ था? कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बना दिया गया था भाई 1833 में। क्या हुआ था 1833 का जरा रिकॉल करें हम लोग कि गुरुजी यहाँ जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बना दिया गया था भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। और सुनिए मेरी बात, और
जो बंगाल प्रेसिडेंट जो जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, और जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी, यहाँ के भी गवर्नर, यहाँ के भी गवर्नर। तो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे, इनके इनके इन दोनों के कानून निर्माण की प्रक्रिया को, कानून निर्माण की शक्ति को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि ये जो गवर्नर थे वो कानून नहीं बना सकते थे। यानी कि पूरी तरीक़ा से सब कुछ सौंप दिया गया गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को। तो यहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ कहीं ना कहीं। सबकी ये सभी शक्तियाँ लेकर के एक व्यक्ति में सौंप दी जा रही हैं, भारत के गवर्नर जनरल में। कहाँ 1833 में ये काम हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण होगा पूरी तरीक़ा से। लेकिन विकेंद्रीकरण कब होगा फिर सर जी? विकेंद्रीकरण मतलब इन दोनों को शक्तियां पुनः दोबारा कब दी जाएगी कानून बनाने की? तो ये वो समय आ चुका है, वो समय आ चुका है साथियों। यहाँ से शासन का विकेंद्रीकरण किया गया, भारतीय शासन का विकेंद्रीकरण किया गया। भारतीय शासन का विकेंद्रीकरण किया। विकेंद्रीकरण का मतलब है दोबारा से भाई, केंद्रीकरण मतलब सब शक्तियां एक में कर दी, विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों को बांट दिया, शक्तियों को विभाजित कर दिया। दोबारा से साथियों, जो बंबई का जो गवर्नर है और जो मद्रास है, मद्रास का जो गवर्नर है, इन दोनों को कानून निर्माण की शक्ति पुनः मिली। इनको क्या मिला? कानून निर्माण की शक्ति। यानी बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर, इनको कानून निर्माण की शक्ति, कानून निर्माण की शक्ति पुनः मिली, पुनः मिली। यहां तक आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कौन कौन से काम किए गए, कितने प्रावधान हमने देखे? पहला आप लोगों ने देखा कि यहाँ से सर जी जो वायसराय है, वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों को विभाग आवंटित किए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल दिए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि सर जी यहाँ पर विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली या फिर पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। अगला हमने आपको बताया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य संख्या को बढ़ाकर 5 किया गया, और AILC में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, 6 से 12 किया गया। जैसा कि इसका उद्देश्य था कि भारतीयों को शासन में सहभागिता देना, तो पहली बार AILC के गैर सरकारी सदस्यों में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। कौन कौन थे वो? बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव हुआ करते थे, सर दिनकर राव। अगला काम मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वायसराय जो है उसको अध्यादेश की शक्ति प्रदान की जा रही है, और इसकी अवधि कितनी है? 6 मंथ इसकी अवधि है। अगला, भारतीय शासन को क्या किया गया? यहाँ पर विकेंद्रीकरण किया गया भारतीय शासन का। यानी कि साथियों, बम्बई के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर को कानून निर्माण की शक्ति पुनः दी गई, यहाँ पर विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, इतना बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इतनी बात में आपको कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विभागीय प्रणाली पूछ ली जाती है, अध्यादेश की शक्ति पूछ ली जाती है, विकेंद्रीकरण पूछ लिया जाता है। समझ में आ रही है आपको? और देखिए, अभी हाल फिलहाल में एक पेपर हुआ, उसमें तो ये वाला जो था, ये जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद में यह कथन दिया हुआ था कि इस एक्ट के माध्यम से या इस अधिनियम के माध्यम से वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ाकर 7 किया गया। 7 किया गया। क्यों भाई भैया? 7 किया गया नहीं, कितना किया गया? तो 5 किया गया। कितनी सदस्य संख्या हो गई? 5 हो गई। ये सब प्रावधान हमको 1861 के परिषद अधिनियम से देखने को मिलते हैं।
और उसके बाद 1861 के बाद 1892 का परिषद अधिनियम आया। लेकिन 1892 का परिषद अधिनियम पर पहुंचने से पहले हम लोग थोड़ा सा और देख लें थोड़ा सा कुछ। 1873 का एक्ट भी देख ले रहे हैं, यहीं पर थोड़ा सा ही है, एक बात याद रखनी है। 1873 का एक्ट, तो जो 1873 का एक्ट था, इसके माध्यम से साथियों ब्रिटिश संसद को अधिकार दिया गया, ब्रिटिश संसद को अधिकार दिया गया कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त या भंग कर सकती है। यानी कि यहाँ से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद को अधिकार दिया, कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकती है, कभी भी समाप्त कर सकती है। तो आगे चल कर के साथियों 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को नस्ते नाबूद कर दिया गया और इसको भंग कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, इसको डिसॉल्व कर दिया गया। बात समझ में आई? बा गुरुजी का भैया 1600 में जो कंपनी बनी, 1600 में बनी, 1813 में उसका व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया, उसके बाद 1833 में पूर्णतः समाप्त किया गया। यानी कि 233 साल तो उसने एक तरफा राज किया, 233 साल। उसके बाद 1858 में उसकी शक्तियों को समाप्त किया गया, 1874 में उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। समझ गया? पावर में आ गए? क्यों भैया, बुझे ना बुझे? अरे बुझले कि ना बुझले कि सर जी बुझले? अरे बुझले कि ना कि सर जी हाँ ठीक है। तो जो कंपनी 1600 में बन रही है और वो 1874 में समाप्त हो रही है, मतलब 274 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाई शासन किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया 274 साल। गुरुजी बड़ा लंबा टाइम पीरियड है भाई, समझ में आ गई ना? अरे हाँ या ना? चलिए क्लियर है। उसके बाद एक एक्ट और ध्यान रखिएगा, यहीं पर छोटा सा ये वो भी, जिसे कहते हैं 1800 जरा लिख लीजिएगा, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम या 1876 का एक्ट, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है साहब, यहां से क्या हुआ देखिए सुनिए। 1876 के समय भारत में अकाल आया हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, और इस अकाल में लाखों करोड़ों लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे इस अकाल में। और इसी समय वायसराय जो हैं, जो भाई साहब वायसराय हैं, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाई जा रही है। मतलब अब तक कितने हैं? 5 हैं। 5 से कितना कर दिया जाएगा? वायसराय प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 प्लस 1 कर दिया गया। यानी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य संख्या को बढ़ाकर कितना किया गया? 6 कर दिया गया। सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई। और ये जो छठा सदस्य है, छठा सदस्य जो है, इसको विभाग दिया गया लोक निर्माण विभाग। दूसरा काम क्या हुआ?
दूसरा काम बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों। एक तरफ तो भारत में अकाल आया हुआ है, एक तरफ भारतीय भैया लाखों करोड़ों की जनसंख्या में लोग मारे गए, और इसी समय घोषणा हुई कि विक्टोरिया जो है, जो इंग्लैंड की विक्टोरिया जो महारानी है, उनको भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, यानी कि भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। और ये विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी कब बनाई गई? तो 1876 के आधार पर 1877 में। इसलिए हम कहते हैं इसको शाही उपाधि अधिनियम। तो यहाँ पर उपाधि दी गई रानी विक्टोरिया को कि वे भारत की क्या बनेंगी? सम्राज्ञी बनेंगी, भारत की सम्राज्ञी बनेंगी, भारत पर शासन करेंगी। तो यहाँ पर उपाधि दी गई महारानी विक्टोरिया को। कब दी गई? 1877 में। किसके आधार पर दी गई? 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के आधार पर। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको करा दिया। तो यहां तक बुझले कि ना बुझले? यहां तक बुझले कि ना बुझले? चलिए अगले उस पर बात करते हैं, एक्ट पर हम लोग। जरा इसे रफ कीजिए। अब अगले में आपको आनंद आने वाला है, अगले एक्ट में आपको आनंद आने वाला है। क्या आनंद आने वाला है गुरुजी? अरे क्या आनंद आने वाला है कि समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, पता है साथियों, आप लोगों की 2-3 दिन 4 दिन क्लास से क्यों नहीं हुई? इसी वजह से क्लास नहीं हुई क्योंकि अपने स्टूडियो में तकनीकी समस्या चल रही है और बहुत तगड़ी बारी चल रही है। और तकनीकी समस्या हो तो भाई कैसे फिर, अब हम अंधेरे में तो पढ़ाना देंगे आप लोगों को। तो चलिए बात करते हैं अगला जो परिषद अधिनियम आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1892 का परिषद अधिनियम। परिषद अधिनियम 1892 का परिषद अधिनियम की बात करें भाई साथी, क्लियर करें बात। चलिए, अब तक मतलब अब तक AILC में जो गैर सरकारी सदस्य हैं, यानी सदस्य संख्या, अब गैर सरकारी सदस्य संख्या बढ़ाई जाएगी, इतना ध्यान रखें। अगर मैं बोल दूं कि AILC की सदस्य संख्या बढ़ाएगी तो आप स्वयं समझ लीजिएगा कि सर जी एक गैर सरकारी सदस्यों की बात कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट मेंबर की बात कर रहे हैं। पहला काम यहां से क्या हो रहा है कि अब तक हम जानते हैं कि जो वायसराय है कि तो अब तक हम लोग जानते हैं कि एक वायसराय उसकी कार्यकारी परिषद है, ठीक है, उसे अभी उसे रोके रखिएगा। काम क्या हो रहा है यहां से वो समझे कि अब तक हमने देखा कि जो AILC है उसके गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी है? 6 से 12 की गई थी, 6 से 12 की गई थी 1861 के परिषद अधिनियम से। क्या? हाँ सर जी, बिल्कुल की गई थी। अब 1892 के परिषद अधिनियम से इसकी सदस्य संख्या को बढ़ाकर, AILC की सदस्य संख्या को बढ़ाकर 10 से 16 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 10 से 16 कर दिया गया। तो जो AILC जो है इसकी सदस्य संख्या को बढ़ाकर कितने कर दिया गया? बढ़ाकर क्या किया गया भाई? बढ़ाकर
10 से 16, यानी कि 10 होंगे मिनिमम और 16 होंगे मैक्सिमम। बात समझ में आई यहां तक? चलिए, इस अधिनियम की साथियों एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि यहां पर आप लोगों को चुनाव देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? चुनाव देखने को मिलेंगे। यानी पहली बार चुनाव हुए भाई साहब, पहली बार चुनाव हुए। लेकिन ससुरा ये जो अंग्रेज थे, इन लोगों ने चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम चुनाव शब्द का प्रयोग कर देंगे तो ये भारतीय समझ जाएंगे कि चुनाव होते क्या हैं, इलेक्शन होते क्या हैं। इसलिए साथियों चुनाव तो हुए 1892 के परिषद अधिनियम के आधार पर, लेकिन इन्होंने चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि किस शब्द का प्रयोग किया? इन्होंने कहा कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया। यानी कुछ निश्चित निकाय होंगे, जैसे यूनिवर्सिटीज होंगी, म्युनिसिपल बॉडी होंगी, नगर पालिकाएं होंगी। तो ये जो सब कुछ निश्चित निकाय होंगे, उनके सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया, इस शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, बल्कि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो इसमें आप लोगों की जनता नजर आई? जनता ने चुनाव किया क्या? नहीं किया। बल्कि ये जो मतदान हुए, ये जो चुनाव हुए, अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए, यानी कि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यहाँ पर प्रयोग की गई। तो ये जो मिनिमम 10 सदस्य संख्या की जा रही है, मैक्सिमम 16 की जा रही है AILC की, इसमें साथियों जो 10 हैं, हम तो मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो 10 में से 5 का तो होना है नामांकन, नामांकन यानी नॉमिनेशन होना 5 का, और 5 का होना है चुनाव। 5 का होगा चुनाव, 5 का होना नामांकन, 5 का होना है चुनाव। नामांकन कौन करेगा? तो इसके नामांकन करेगा वायसराय। नामांकन कौन करेगा? नामांकन करेगा वायसराय। ठीक। तो कब 5 का चुनाव होना है? चुनाव होना कहां से है? कहां कहां से चुनाव होना है? चुनाव होना है भैया, चुनाव कहां से होना है? चुनाव होना है आगरा से, आगरा। चुनाव होना है बंबई से, चुनाव होना है बंबई से। चुनाव होना है मद्रास से, चुनाव होना है मद्रास से। चुनाव होना है बंगाल से। भाई अभी तो वही क्षेत्र है, बंगाल, बंबई, मद्रास और आगरा। एक और बढ़ा दिया गया, कलकत्ता वाणिज्य मंडल, कलकत्ता वाणिज्य मंडल। तो एक सदस्य यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा और एक यहां से आएगा। तो ये 5 सदस्य आएंगे। कहां से होना चुनाव? आगरा, बंबई, मद्रास, बंगाल, कलकत्ता वाणिज्य मंडल। लेकिन मैंने आपको बताया कि इन्होंने चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया। अंग्रेजों ने चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया भाई साहब। चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि किस शब्द का प्रयोग किया? इन्होंने प्रयोग किया कुछ निश्चित निकायों की, कुछ निश्चित निकायों की सिफारिश पर, सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया, होने वाली नामांकन प्रक्रिया।
तो कुछ निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया। ठीक है, निश्चित निकाय कौन कौन से होंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो चुनाव होगा, इनका चुनाव कौन करेंगे? निश्चित निकाय करेंगे। निश्चित निकाय इनका चुनाव करेंगे। अब निश्चित निकाय में कौन कौन हो सकते हैं? जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं और आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल बॉडी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल बॉडी और कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। तो ये जो निश्चित निकाय हैं, ये चुन करके भेजेंगे यहाँ को, और बम्बई, मैंने आपको बताया कि निश्चित निकाय जो चुनाव करेंगे वो कहाँ का चुनाव करेंगे? बम्बई के लिए चुनाव करेंगे। ये बम्बई के लिए चुनाव करेंगे। ये बम्बई की विधायिका में, क्योंकि भैया गवर्नर तो यहाँ पर भी है, विधायिका तो यहाँ पर भी है, राज्यों में है। ये जो प्रांत हैं, इन प्रांतों में भी है ना, है, इन प्रांतों में भी विधायिका है। तो इन प्रांतों की विधायिका के लिए चुनाव कौन करेगा? तो ये कुछ निश्चित निकाय करेंगे। और ये जो प्रांतों की विधायिका है, जैसे बम्बई की विधायिका, बम्बई के गवर्नर हैं, तो ये लोग जो बम्बई की विधायिका है, बम्बई की विधायिका चुनाव करेगी किसका? AILC का। यानी कि इन्होंने चुनाव कर दिया यहाँ के सदस्य का। ये यहाँ के जो सदस्य होंगे, बम्बई की या मद्रास की, बंगाल की, आगरा की जो विधायिका है, यहाँ के जो सदस्य होंगे, ये चुनाव करेंगे किसका? ये चुनाव करेंगे AILC का। ये चुनाव करेंगे AILC का। बुझले क्या ना बुझले भैया? तो चुनाव में डायरेक्ट जनता ने किया क्या इनका? नहीं, बल्कि इन्होंने चुनाव किया इनका, इन्होंने चुनाव किया AILC वालों का। तो यहाँ पर कैसा चुनाव है? कैसी निर्वाचन प्रक्रिया है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया। कैसी निर्वाचन प्रक्रिया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया हमको यहाँ से देखने को मिली। यानी कि भैया 5 का चुनाव हुआ। कहाँ से होना है? बम्बई, आगरा, मद्रास, बंगाल, कलकत्ता वाणिज्य मंडल। और इनका चुनाव यहाँ से होगा, को निश्चित निकाय चुनाव करेंगे यहाँ के विधायिका का, यहाँ को ये सदस्य भेजेंगे और यहाँ के सदस्य चुनाव करेंगे AILC का। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। लेकिन इन्होंने चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये भारतीय जान जाते फिर तो फिर भारतीय चुनाव की प्रक्रिया की बात करते कि चुनाव कराओ, हम भी शासन में भागीदारी करेंगे भाई। तो AILC में चुनाव हो रहे हैं भाई साहब। कैसे? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ और चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं करा है इन्होंने। यहाँ से एक महत्वपूर्ण ये बात थी कि यहाँ पर निर्वाचन जैसी व्यवस्थाएं हुई, यहाँ पर चुनाव हुए, चुनाव शब्द का यहाँ पर चुनाव हुए, और यही इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण यही बात थी। और क्या हो रहा है भाई साहब? यहाँ से अब हम देखेंगे कि ये जो AILC है, AILC के हम लोग चुनाव भी करवा रहे हैं और इसकी शक्तियों में वृद्धि देखने को मिलेगी AILC की। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और क्या देखने को मिला यहाँ से? और यहाँ से ये देखने को मिला कि भाई जो AILC है, AILC के अधिकारों को बढ़ाया गया। 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 क्या किया गया कि जो इसके सदस्य हैं, AILC के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। बजट पर बहस करने का, यानी कि AILC के सदस्यों को
बजट पर बहस करने का अधिकार दिया। तो बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया जा रहा है? बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जा रहा है कब? 1892 की परिषद अधिनियम से। लेकिन साथियों, ये जो AILC के सदस्य हैं, ये पब्लिक इम्पोर्टेंस के मुद्दों को भी पूछ सकते थे, सार्वजनिक हित के प्रश्न भी पूछ सकते थे 6 दिन की पूर्व सूचना पर। यानी कि यदि आपको सार्वजनिक हित का कोई प्रश्न पूछना है तो आपको 6 दिन पहले सूचना देनी होगी। आज भी है कुछ संसद, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप लोगों को कि कुछ दिन की पूर्व सूचना पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सिर्फ आप इस पर फोकस कीजिए, आगे की बात नहीं बता रहे हम आपको अभी फिलहाल। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ऐसा भी हमारे यहाँ भी है, आज भी है। तो बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और 6 दिन की पूर्व सूचना पर सार्वजनिक हित के प्रश्न भी पूछ सकते थे। यहाँ पर 6 डेज, 6 दिन की पूर्व सूचना, कि भैया पहले सूचना दोगे उसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं। पहले सूचना तो नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट किसी मंत्री से डायरेक्ट सवाल पूछ लेंगे सरकार से ना, पहले बताना पड़ेगा ना कि हम इस मुद्दे पर सवाल पूछना चाहते हैं। 6 दिन की पूर्व सूचना पर, 6 दिन की पूर्व सूचना पर सार्वजनिक हित के प्रश्न पूछ सकते थे, सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है। और बात, अभी AILC के जो सदस्य हैं ये बजट पर मतदान नहीं कर सकते। ये क्या नहीं कर सकते? बजट पर मतदान नहीं कर सकते और अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी इन्हें अधिकार नहीं था। यानी कि नंबर 4, बजट पर मतदान नहीं कर सकते और ना ही अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। तो भैया बजट पर बहस करने का तो अधिकार दिया गया, लेकिन बजट पर मतदान करने का इनको अधिकार नहीं दिया गया। और ना ही ये केवल सार्वजनिक हित के प्रश्न पूछ सकते थे, पब्लिक इंपोर्टेंस के प्रश्न पूछ सकते थे 6 दिन की पूर्व सूचना पर, लेकिन इनको अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। अनुपूरक प्रश्न में से प्रश्न पूछना। अब जैसे तुमने पूछा किसी मंत्री से कि गरीबी, हमारे यहाँ गरीबी कितनी है, तो उसने कहा कि भैया इतनी गरीबी है हमारे यहाँ। तो तुमने फिर दूसरा प्रश्न पूछ दिया तुरंत उसी टॉपिक से कि क्यों है इतनी गरीबी। पहले तो तुमने पूछा गरीबी कितनी है, उसके बाद पूछा कि इतनी गरीबी क्यों है फिर भारत में। तो प्रश्न में से प्रश्न पूछ लिया आपने, प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछ लिया, अनुपूरक प्रश्न पूछ लिया, ये पूछने का अधिकार आपको नहीं दिया जा रहा है। तो 1892 के एक्ट से बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, सार्वजनिक हित के प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया 6 दिन की पूर्व सूचना पर, और बजट पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। पहली विशेषता यहाँ से एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि यहाँ पर चुनाव कराए गए और चुनाव जैसी प्रक्रिया का इन्होंने उल्लेख नहीं किया, बल्कि कुछ निश्चित निकायों की सिफारिश पर होने वाली नामांकन प्रक्रिया, इस चीज़ का इन लोगों ने प्रयोग किया। ये चालाक थे, ये समझदार थे। इन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव शब्द का प्रयोग कर देंगे तो भारतीय समझ जाएंगे,
भारतीय समझ जाएंगे साथियों। तो कुछ निश्चित निकाय यूनिवर्सिटीज होंगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होंगे, ये चुनाव करेंगे इनका, ये चुनाव करेंगे इनका। तो AILC में यहाँ से आएगा, यहाँ कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। तो अप्रत्यक्ष मतदान है, अप्रत्यक्ष प्रणाली। बात यहाँ तक समझ में आई? बुझले कि ना बुझले भैया? और अभी क्या चल रहा है? 1892 में चल रहा है। और 1800 आप अभी इससे पीछे ऐतिहासिक घटना 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भाई साहब INC कांग्रेस का गठन हो चुका है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो चुका है 1892 में। बात समझ में आ रही है? बात कुछ समझ में आ रही है ना आ रही है? ठीक है भाई, तो आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। टेक्निकल इशू है। धन्यवाद।